हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी वाला भाग है उसका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास को हम समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भी रटने का प्रयास नहीं करेंगे। बाकी हमें बचपन से तो रटवाया ही गया है। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि जो मैं बोर्ड पर लिख कर लाऊं वो आपको थोड़ा अच्छा दिखे और जो भी मैं आपके लिए लिख कर लाऊं वो आप नोट कर सके, नोट बना सके, तो आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना है। वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर लेना है। वैसे भी अब तो 4G में भी अनलिमिटेड डेटा देने लगा है, तो ये तो कोई बहाना है नहीं। तो आप थोड़ा अगर कर लेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी और नोट करने में भी सुविधा होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन। अब हमें बचपन से संसाधन के बारे में यही कहा गया है, यही रटवाया गया है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वही संसाधन है। लेकिन हम यहाँ संसाधन को पूर्ण रूप से परिभाषित करेंगे। ये जो हमें बचपन से रटवाया गया है ये परिभाषा अधूरा है। तो हम देखेंगे कि संसाधन क्या है, थोड़ा उदाहरण के साथ थोड़ा इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। तो ये सब वर्गीकरण किया गया है संसाधनों का, उसके वर्गीकरण को देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। आखिर संसाधनों का विकास कैसे होता है। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सतत पोषणी विकास। देखिए, जब हम संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन करने लगते हैं तो संसाधनों की कमी, संसाधनों का शॉर्टेज हमें महसूस होने लगता है। तो फिर हमें लगता है कि भाई जैसा संसाधन हम आज यूज कर रहे हैं ना, जो संसाधन यूज कर रहे हैं वो आने वाली हमारी पीढ़ी, जो आगे हमारी पीढ़ी आएगी उसके पास ये संसाधन नहीं होगा और उसकी लाइफ की जो गुणवत्ता है वो गिर जाएगी। जैसा जीवन हम आज जीते हैं, एक बेहतर जीवन, वो लोग नहीं जी पाएंगे संसाधनों के अभाव में। इसलिए हम बात करते हैं सतत पोषणी विकास की। मतलब ऐसा विकास हो जो सतत हो, ऐसा विकास जो सतत हो, लगातार हो। तो वहां पर आ जाता है सतत पोषणी विकास की संकल्पना। इसकी हम परिभाषा भी देखेंगे और ये कब अपनाया गया वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा है संसाधन नियोजन। अब संसाधन की जब कमी होगी तो हमें संसाधनों का नियोजन करने की जरूरत है, यानी संसाधनों का प्लानिंग करना पड़ता है कि भाई किस हिसाब से प्लानिंग करें ताकि संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है भारत में संसाधन नियोजन। अब हम संसाधन नियोजन नियोजन को ही भारत के संदर्भ में देखेंगे। भारत में संसाधन नियोजन कैसा है, संसाधनों के नियोजन के लिए क्या व्यवस्था है भारत में। उसके बाद हम देखेंगे भू संसाधन। भू भू संसाधन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम देखेंगे भूमि व भू संसाधन में अंतर। अब बहुत लोग होते हैं कि भूमि और भू संसाधन को एक ही कर देते हैं, लेकिन भूमि और भू संसाधन में कुछ डिफरेंट है, मुख्य डिफरेंट जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भूमि की विशेषताएं। भूमि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे भूमि नश्वर होती है तो मतलब उसका नाश नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भूमि उपयोग। अब भूमि का उपयोग कैसे होता है, कौन कौन से उपयोग है भूमि के, जैसे कृषि में हम उपयोग करते हैं। अब भाई जो अनाज उत्पादन होता है वो भूमि से ही आता है ना, अब कहीं आसमान से तो आता नहीं है गेहूं चावल। तो भूमि उपयोग हो गया है वो। और जो हम उद्योग लगाते हैं वो भी भूमि पर लगाते हैं, जहां हम रहते हैं घर बनाते हैं वो भी भूमि पर ही बनाते हैं। तो भू भू के उपयोग क्या है, मतलब भूमि के उपयोग कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारत में भूमि उपयोग प्रारूप। अब प्रारूप मतलब आकृति, कैसा पैटर्न है भारत में, कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है, कितने प्रतिशत भाग पर लोग रहते हैं, कितना प्रतिशत भाग पर उद्योग स्थापित है, ये सब हम देखेंगे। भारत में जो भूमि उपयोग का प्रारूप है वो सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण। देखिए, भूमि निम्नीकरण क्या है, मतलब भूमि का कमी होना, भूमि लगातार कम होते जा रहा है, जो खासकर जो कृषि के लिए है, कृषि के लिए जो है तो भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो उसे निम्नीकरण होने से हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भूमि का संरक्षण करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा संरक्षण, यानी भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण को बचाने के लिए हमें संरक्षण करने की जरूरत है, इसी टॉपिक का नाम है भूमि संरक्षण। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मृदा संसाधन। अब मृदा संसाधन क्या होता है, कई लोग भूमि संसाधन और मृदा संसाधन में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि भू संसाधन मृदा संसाधन से कैसे अलग है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मृदाओं का वर्गीकरण। देखिए, बहुत सारे प्रकार के मृदा होते हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थली मृदा, पर्वतीय मृदा। तो ये सब मृदा होते हैं।
और इन मृदाओं की क्या विशेषता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा मृदाओं का वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताएं। जैसे जलोढ़ मृदा की क्या विशेषताएं होती हैं, तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है और ये बहुत ही मुलायम होती है। और ये जलोढ़ मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं ये सब हम देखेंगे। काली मृदा की क्या विशेषताएं हैं, काली मृदा में कौन से रसायन पाए जाते हैं, काली मृदा में कौन सी प्रकार की फसल उगाई जाती है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद ऐसे लगभग सभी मृदाओं के संदर्भ में हम देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है मृदा अपरदन तथा उसके प्रकार। अब मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन मतलब जो उपजाऊ मृदा है, ऊपरी हमारे भूमि के जो ऊपरी उपजाऊ मृदा है हमारी भूमि का, वो अगर बारिश होता है, बहुत तेजी से बारिश होता है, तो मृदा का बह जाना, एक जगह से दूसरी जगह मृदा का कट कर बह जाना होता है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन से क्या होता है, उपजाऊ मृदा बह जाती है, जिससे हमारा उत्पादन गिर जाता है, उत्पादन कम होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मृदा अपरदन हम देखेंगे क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं, जैसे चादरी अपरदन और भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो भी हम देखेंगे। मृदा अपरदन तथा उसके प्रकार। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मृदा संरक्षण। अब भाई जब मृदा का अपरदन होगा, मृदा का कटाव होगा, मृदा एक जगह से दूसरी जगह पर बहकर चला जाएगा या पवन के द्वारा चला जाएगा, तो हमें उसे संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो वहीं से हमारा एक टॉपिक आ जाता है मृदा संरक्षण। किस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ आएगा। और पूरा चैप्टर कवर करने के बाद इस चैप्टर से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो उनका भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाएं। याद रखें ये हम थोड़ा आपको फास्ट बताएं क्योंकि मुझे वीडियो को छोटा करना है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर, संसाधन पर। संसाधन क्या है इसको उदाहरण से समझते हैं, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम समझते हैं संसाधन क्या है। संसाधन को अच्छे से हम समझेंगे। संसाधन पर्यावरण में मौजूद वे वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा कि पर्यावरण में मौजूद वे वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो संसाधन कहलाता है। अब ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन ये इसकी पूर्ण परिभाषा नहीं है। इसके अलावा तीन चीजें और होना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति तो करे ही करे, लेकिन तीन चीज और होना चाहिए। वो क्या है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब संसाधनों को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। अभी आप ये नहीं समझ रहे होंगे, मैं पहले पढ़ देता हूं। और दूसरा क्या है? आर्थिक रूप से संभाव्य हो। अब आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब भी आप नहीं समझ रहे होंगे। और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो ये होता है पूरा संसाधन। पर्यावरण में मौजूद वे वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य व सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से क्या होता है? डीजल बनता है, प्लास्टिक बनता है। डीजल, प्लास्टिक आदि बनते हैं जो परिवहन उद्योगों में काम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम से क्या बना? डीजल बना, प्लास्टिक बना। ये परिवहन में और उद्योगों में काम आ रहा है, मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है। यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है। और मैंने परिभाषा में सबसे पहले क्या पढ़ा? पर्यावरण में मौजूद वे वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो एक पेट्रोलियम वस्तु है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कैसे कर रहा है? हम परिवहन के लिए प्रयोग करते हैं पेट्रोलियम का और उद्योगों के लिए करते हैं। तो एक जो हमारा जो शर्त था वो हम पास कर चुके हैं। अब दूसरा है जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मान के चलिए जमीन के अंदर कोयला पड़ा है बहुत सारा, लेकिन कोयला निकालने की हमारे पास तकनीकी नहीं है। जब निकालने की तकनीकी ही नहीं है तो वो संसाधन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तब तो वो कोयला जमीन के अंदर ही पड़ा रह जाएगा। हमने उसका प्रयोग ही नहीं किया, और प्रयोग नहीं किया तो संसाधन नहीं हो पाएगा, संसाधन नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम से क्या होता है? तेल निकालने, शुद्ध करने व उपयोग करने की तकनीकी मौजूद है। पेट्रोलियम हम जब निकालते हैं
तकनीकी से निकालते हैं। तो पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीकी का प्रयोग करते हैं और निकालकर प्रयोग कर लेते हैं। वाहनों में पेट्रोल डालकर अपना परिवहन कर लेते हैं, परिवहन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमारे पास वाहन ना हो, जैसे अगर हमारे पास वाहन ना हो तो क्या हम पेट्रोल निकालकर उसका प्रयोग कर पाएंगे? फिर भी वो धरा का धरा रह जाएगा। तो हमने उसकी हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं की, तो क्या संसाधन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप इससे समझ सकते हैं, पेट्रोलियम हमारी यहाँ एक प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति कर रही है और पेट्रोलियम के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ऐसी तकनीकी हमारे पास है जिससे हम पेट्रोलियम का प्रयोग कर पा रहे हैं और पेट्रोलियम हम निकाल पा रहे हैं। तो अगर हम पेट्रोलियम निकाल न पाते और प्रयोग न कर पाते तो वो संसाधन नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो दूसरा शर्त था, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, वो हमने समझ लिया। तीसरा है आर्थिक रूप से संभाव्य हो। अब आर्थिक रूप से संभाव्य का क्या मतलब है? मतलब आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। ये नहीं हो कि अगर कोयला अंदर है, कोयला को निकालने के लिए हमारे पास हमने 1,000 रुपए खर्च किया, 1,000 का संसाधन लगाया, मशीन बुलाया, कोयला नीचे से निकाला, लेकिन उससे हमें लाभ हुआ सिर्फ 500 का। तो इससे अच्छा है मैं कोयला ना ही निकालूं, वो जमीन के अंदर ही पड़ा रह जाए। मान के चलिए यहाँ पर कोयला है, इस जमीन के नीचे कोयला है, बहुत सारा कोयला है। हमने तकनीकी बुलाया, तकनीकी के माध्यम से कोयला को निकलवाया और इसका दाम हुआ 1,000। ठीक है, इस कोयले का दाम हुआ 1,000, लेकिन तकनीकी बुलाकर इसे निकलवाने में जो पैसा खर्च हुआ वो था 2,000। तो यहाँ पर हमने जितना लगाया उससे कम ही हमें प्राप्त हुआ। जितना हमने लगाया यहाँ निकालने के लिए संसाधन को, उससे कम ही हमें लाभ हुआ, कम ही संसाधन प्राप्त हुआ। 1,000 का यहाँ घाटा लगा। तो ये आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इससे अच्छा है कि कोयला जमीन के अंदर ही पड़ा रह जाए और हम अपना 1,000 रुपए बचा लें। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है कि आर्थिक रूप से संभाव्य हो। मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। मैंने यहाँ लिखा भी है, तेल निकालने की लागत से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं है तो पेट्रोलियम संसाधन नहीं होगा, जबकि पेट्रोलियम निकालते हैं तो हमें पेट्रोलियम का यूज करते हैं, अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो आर्थिक रूप से ये संभाव्य है। और चौथा है, क्या पेट्रोलियम समाज में स्वीकृति है? पेट्रोलियम के प्रयोग के लिए क्या समाज स्वीकृति देता है? बिल्कुल देता है, मतलब सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। तो ये हमारा तीसरा भी शर्त पूरा हो गया कि सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। तो समाज में पेट्रोलियम व वाहनों का उपयोग स्वीकार्य है, तभी तो सांस्कृतिक रूप से मान्य है पेट्रोलियम। तो यहाँ पर जो चारों शर्त है वो पेट्रोलियम पूरा करता है, इसलिए पेट्रोलियम एक संसाधन है, इसलिए पेट्रोलियम एक संसाधन है। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरा ना होता तो वो संसाधन नहीं होता। अगर मैं बात करूं ऐसा उदाहरण जो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है, वो संसाधन नहीं होगा, जैसे गौमांस। मुझे यहाँ लिखना भी पसंद नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ। गौ का जो मांस है, गौ मांस जैसे भारत में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जो बाहरी देश हैं कुछ, वहां पर गौ मांस खाया जाता है। तो वो भोजन के रूप में वो क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। लेकिन हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है, तो हमारे यहाँ गौ मांस क्या है? संसाधन नहीं है। तो गौ मांस हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से मान्य न होने के कारण, सांस्कृतिक रूप से मान्य न होने के कारण हमारे यहाँ गौ मांस संसाधन नहीं है, जबकि दूसरे देशों में संसाधन है। तो इसे समझने की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया कि संसाधन क्या है। हमने यहाँ पर पढ़ा, पर्यावरण में मौजूद वे वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो व सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है मैंने यहाँ पर पेट्रोलियम का उदाहरण लिया और चारों शर्त पेट्रोलियम कैसे पूरा कर रहा है, इसलिए पेट्रोलियम एक संसाधन माना जाएगा। मैंने ये भी आपको समझाया। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। संसाधन में एक पॉइंट और बचा है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं, फिर हमारा संसाधन क्या है पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम आएंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि संसाधन क्या है, संसाधन की परिभाषा हमने उदाहरण से समझा। लेकिन संसाधन में एक पॉइंट और है। संसाधन में एक पॉइंट ये है कि मनुष्य, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच केंद्रीकरण है। मतलब जो मनुष्य है वो प्रकृति,
प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच एक केंद्रीय कड़ी है। केंद्रीय कड़ी है। इन तीनों के अंतः संबंध से ही संसाधनों का सृजन, विकास और उपयोग संभव है। अगर प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं इन तीनों में से एक भी ना हो तो मनुष्य संसाधन का विकास नहीं कर सकता, संसाधन का सृजन नहीं कर सकता, संसाधन का सृजन या विकास नहीं कर सकता। कैसे? मान के चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने बनाया है, तीन तरफ मैंने लिया प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, प्रकृति, और इन तीनों का प्रयोग करके ही मनुष्य संसाधन का सृजन कर पाता है। इन तीनों का प्रयोग करके ही मनुष्य संसाधनों का सृजन कर पाता है। कैसे? अभी आप देखना, संसाधनों का सृजन कर पाता है कैसे, देखना अभी आप। पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। धरती के नीचे कच्चा जो तेल होता है उससे रिफाइन करके पेट्रोलियम बनाया जाता है। तो धरती के नीचे से प्राप्त हुआ कच्चा तेल, और ये कच्चा तेल कौन दिया हमें? प्रकृति ने दिया। उसके बाद प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी में क्या आ जाता है? ड्रिलिंग आ जाता है, मतलब ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को जमीन के नीचे से निकालने का कार्य वो प्रौद्योगिकी करता है। ड्रिलिंग करने का कार्य किया और रिफाइनरी का कार्य किया। अगर ड्रिलिंग और रिफाइनरी का तकनीकी ना हो तो क्या हम पेट्रोलियम बना पाएंगे? तब तो वो कच्चा तेल ही सिर्फ रहेगा, तब तो वो सिर्फ कच्चा तेल ही रहेगा, हम उसे पेट्रोलियम में नहीं बदल पाएंगे। तो हमारे पास रिफाइनरी की तकनीकी है और ड्रिलिंग की तकनीकी है। इस कारण से जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ, धरती के नीचे से जो कच्चा तेल प्राप्त हुआ, उसका हमने पेट्रोलियम में परिवर्तन किया, उसका हमने पेट्रोलियम में परिवर्तन किया। अच्छा, एक है संस्थाएं। अब संस्थाएं क्या करता है? इसमें संस्थाएं में आ जाता है सरकार। सरकार भी एक संस्था है, ये लाइसेंस प्रदान करती है। जो भी जमीन के नीचे से जो पेट्रोलियम को, जो कच्चा तेल को निकालने वाले होते हैं, उसको लाइसेंस प्रदान करती है। अगर सरकार लाइसेंस न प्रदान करे तो किसी देश में आप जाकर वहां पर कच्चा तेल जमीन के नीचे से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो उसका संसाधन है, उसका वो संसाधन है। तो लाइसेंस प्रदान करता है, उसके बाद नियम बनाता है कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर संस्थाएं अगर ना हो फिर भी आप संसाधनों का सृजन नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप संसाधनों का सृजन और विकास नहीं कर पाएंगे या उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है, और इनके बीच का कड़ी है मनुष्य। मनुष्य इन तीनों के बीच का कड़ी है। मनुष्य ही ये सब करेगा, ये सब तीनों चीजें उपलब्ध रहेंगी, प्रौद्योगिकी, प्रकृति, संस्थाएं, फिर इसके बीच में मनुष्य आएगा, अपना थोड़ा सा योगदान देगा, तभी संसाधनों का सृजन होगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हमें यही समझाना चाहती है कि मनुष्य प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के बीच केंद्रीय कड़ी है। इन तीनों के अंतः संबंध से, इन तीनों के अंतः संबंध से ही संसाधनों का सृजन, विकास और उपयोग संभव है। अगर प्रौद्योगिकी हटा दिया जाए तो मनुष्य नहीं बना सकता संसाधनों को, संसाधनों का सृजन मनुष्य नहीं कर पाएगा। अगर प्रकृति हमें कच्चा तेल ना दे तो पेट्रोलियम हम नहीं बना सकते। अगर संस्थाएं ना हो तो मनुष्य संसाधन का निर्माण नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ आया होगा। हमने संसाधन क्या है इसको पूरी तरह से समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो गया और मैं भी पढ़ाते पढ़ाते गया हूँ थक। तो मैं इसे अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। देखिए कितना डीप में हमने पढ़ा कि एक ही लेक्चर हुआ लगभग 20-25 मिनट का, सिर्फ हमने संसाधन समझा। तो मुझे उम्मीद है संसाधन अब आपसे कोई भी पूछेगा आप बता लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, एग्जाम में भी आ जाए तो भी आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब तक आप इसे रिवीजन कीजिए।